हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट जेडबलई मास्टर क्लास। बेटा फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। बेटा ये जो सीरीज है वो आपकी बेसिक सीरीज रहेगी जिसमें हम मेनली एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करने वाले हैं। तो बेटा आपको स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना चाहिए? बेसिक से करना चाहिए। एक बार जब आपका बेसिक हो जाएगा उसके बाद हम नीट और जेडबलई लेवल के क्वेश्चन करने लगेंगे। बेटा केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं लगने वाले हैं। बेटा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी की जो थियरी है वो आपको लाइन टू लाइन पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीट और जेडबलई वाले क्या करते हैं बेटा, एनसीईआरटी की लाइन के बीच में से छुपे हुए क्वेश्चंस को उठा के और पेपर में रख देते हैं आपके सामने। अब आपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन तो पढ़ी नहीं होती, तो आपको लगता है यार ये तो सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है ना बेटा। तो मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ पहले एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने में, और उसके जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो बेटा अब आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, और आपकी केमिस्ट्री क्या होगी बेटा? आपकी केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ होने वाली है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कौन करने वाला है बेटा? मैं आपकी अनविका मैम आपको हेल्प करने वाले हैं बेटा। अब ये जो लेक्चर्स की सीरीज है वो कंटिन्यू बहुत ही ज्यादा फ्लुएंसी में आपको मिलने वाली है, अगर मुझे आपका सपोर्ट कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। तो बेटा आप मुझे सपोर्ट कैसे करेंगे? सिंपल, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जिन भी फ्रेंड्स को इन चैप्टर्स की जरूरत है आपको उनके साथ क्या करना है बेटा, शेयर करते रहना है बेटा। क्यों? क्योंकि नॉलेज बांटने से क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ठीक है बेटा, चलिए तो हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बिलोंग करता है इस ब्रांच की केमिस्ट्री से बेटा। वो बिलोंग करेगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से, और उस चैप्टर का नाम है बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मैं आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ। अब क्योंकि केमिस्ट्री हमारे आसपास में ही है, तो सॉल्यूशन के एग्जांपल आपने बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने नींबू पानी पिया होगा। ठीक है, आपने शुगर का सॉल्यूशन पिया होगा, है ना। आप दूध में अगर कुछ भी मिला के पी रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है बेटा? ये सारी चीजें हैं सॉल्यूशन के एग्जांपल्स। तो केमिस्ट्री के हिसाब से जो हमारा सॉल्यूशन होता है बेटा, उसके मेनली होते हैं दो कंपोनेंट। सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जिसका अमाउंट कम होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट होता है ज्यादा उसको बोलते हैं बेटा हम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्वेंट हमारा हो जाता है डिसॉल्विंग मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बनाना है शुगर का सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं एक ग्लास में लूंगी पानी, है ना बेटा, और उस ग्लास ऑफ वाटर में मैं क्या ऐड कर दूंगी बेटा, मैं उसमें ऐड कर दूंगी शुगर। तो मेरा जो शुगर है वो क्या है बेटा, वो है मेरा सॉल्यूट, और जो मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया है वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्वेंट। अब आपको क्या लगता है कि पानी शुगर में घुलने वाला है? नहीं बेटा, जो शुगर के पार्टिकल्स है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इसलिए जो हमारा सॉल्वेंट है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं डिसॉल्विंग मीडिया। ये बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, अब हम चले जाते हैं अपने एनसीईआरटी के चैप्टर में कि एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है। तो ये जो सॉल्यूशन है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या समझना है, तो थोड़ा सा इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया है उसको हम फोकस कर लेते हैं। क्योंकि आपको चैप्टर पढ़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं और क्यों पढ़ना है। तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए क्या बेटा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आपको पता। बेटा नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, हम पढ़ेंगे स्टेट। स्टेट मतलब वही कौन से स्टेट में है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। और हम एक्सप्लेन करना सीखेंगे इसमें हेनरीज का लॉ और राउल्ट्स का लॉ। नेक्स्ट हम डिफरेंशिएट करना सीखेंगे बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे डेविएशंस ऑफ रियल सॉल्यूशन, किससे? तो राउल्ट्स लॉ से। फिर हम क्या डिस्क्राइब करना सीख जाएंगे बेटा, हम डिस्क्राइब करना सीख जाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, और उसको हम कोरिलेट करेंगे किससे बेटा, सॉल्यूट के मोलर मास से।
फिर हम क्या नेक्स्ट सीखेंगे बेटा, हम सीखेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन एग्जिबिट करता है बेटा, तो कुछ जो सॉल्यूट होते हैं सॉल्यूशन में वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे बेटा इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है, ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस इन बॉडी अकर इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो क्या है बेटा, तो हमारी बॉडी का या अर्थ का आप देखें तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो होता है वाटर। इससे हमें क्या समझना है कि जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा है वो ऑलमोस्ट किस में हो रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन में हो रहा है। ठीक है बेटा, अब ये बोलते हैं कि नॉर्मल लाइफ में जो भी चीजें अवेलेबल है वो रेयरली ही प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस नहीं है मतलब उसमें क्या होगी बेटा, उसमें होगी मिलावट। तो मोस्ट ऑफ जो चीजें हैं हमारे आसपास वो क्या है बेटा, वो है मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर क्या होता है बेटा, ये हमने पढ़ा हुआ है कि मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंस। ठीक है बेटा, अब इसका क्या यूज है, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, उनके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। बेटा अब यहाँ पे छुपे हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगी और आप मेरे साथ याद करेंगे। ठीक है, अपन ने ले लिया ब्रास, ले लिया ब्रास क्या होता है बेटा, अब क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको पता ही नहीं होगा। तो यहाँ से आपको याद करना है कि जो ब्रास है दैट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। दोनों ही सॉलिड है बेटा, मेटल मेटल। ठीक है, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर। हमें ये नहीं याद करना है कि ये दोनों कैसे अलग है, हमें यहाँ पे याद करना है कि ब्रास किससे बना हुआ है और जर्मन सिल्वर किससे बना हुआ है। तो जर्मन सिल्वर इज मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल। ठीक है बेटा, अब ब्रोंज किसका मिक्सचर है, तो ये बना हुआ है हमारा कॉपर एंड टिन से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं कि ब्रास का कंपोनेंट क्या है, कॉपर एंड जिंक। जर्मन सिल्वर का क्या है बेटा, कॉपर के साथ जिंक और उसके साथ क्या आ जाएगा, निकल, तो वो बन जाएगा हमारा जर्मन सिल्वर। फिर ब्रोंज में क्या है बेटा, तो वो बना हुआ है कॉपर एंड टिन से। ठीक है बेटा, आगे हम पढ़ेंगे पीपीएम, जो कि क्या होता है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप घबरा मत जाना कि ये पीपीएम क्या है। पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन। जब बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हम किसी सब्सटेंस को लेते हैं तो उसको हम पीपीएम से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉल्यूटेंट्स वगैरह आपने जब कभी न्यूज में पढ़ा होगा तो आपने ऐसा पीपीएम जैसी वैल्यू देखी होगी। हम डिटेल में करने वाले हैं। बेटा यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो फ्लोराइड आयंस है, फ्लोराइड आपको पता होगा फ्लोरीन से बनेगा। ठीक है, फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। टूथ डिके क्या है, तो जो हमारे दांत खराब होने लगते हैं। ठीक है बेटा, अब आपने ऐसे एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि बहुत सारे जो कोलगेट होते हैं वो फ्लोराइड कंटेनिंग होते हैं। अब आपको यहाँ से आइडिया आएगा कि भाई आपके कोलगेट में फ्लोराइड वो लोग डाल क्यों रहे थे, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, ये टूथ को डिके करता है। अब केमिस्ट्री आपको ये थोड़ी बताना चाहती है कि आपके दांत को डिके होने से कौन बचाएगा, नहीं बेटा, यहाँ पे छुपा हुआ है एक दूसरा क्वेश्चन कि अगर 1 ppm फ्लोराइड आयन है वाटर में तो वो टूथ डिके को प्रिवेंट करेगा। पर अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब अगर 1 से 1.5 हो गया, तो ये क्या करेगा बेटा, ये फायदा की जगह हमें नुकसान करेगा। तो हमारे दांत कैसे होने लगेंगे, मोटल्ड एंड, ठीक है बेटा, मोटल्ड हो जाएंगे। और जो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड है दैट इज 1.5 ppm, वो क्या है बेटा, वो है हमारे लिए पॉइजनस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो सोडियम फ्लोराइड है जो किस में यूज होता है बेटा, रैट पॉइजन में यूज होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो फ्लोराइड है वो कैसा है बेटा, वो अच्छा भी है और वो बुरा भी है। तो अगर उसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब जब वो 1 ppm है, तो वो हमारे टूथ डिके को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। पर अगर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन हो गया है इंक्रीज, तो किसकी तरह काम करेगा बेटा, वो काम करेगा पॉइजन की तरह। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये क्या बोल रहा है
इंट्रावीनस इंजेक्शन। इंट्रावीनस इंजेक्शन क्या होते हैं? तो ऐसे इंजेक्शन जो डायरेक्टली हमारे कहाँ पे दिए जाते हैं? तो वेन्स में दिए जाते हैं। तो वो जो हमारे इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, उसमें जो भी सॉल्ट्स वगैरह है वो प्रॉपर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं, ताकि वो जो ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है वहां पे मैच किया जा सके। यहाँ से आपको सिंपल चीज समझना है कि जो भी हमारे आसपास में सॉल्यूशन होते हैं या जो भी चीज हम लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज करते हैं, उनका जो कंसंट्रेशन होता है बेटा वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अगर वो फिक्स्ड कंसंट्रेशन से आपने कम लिया या ज्यादा लिया तो उससे क्या हो सकता है बेटा? प्रॉब्लम हो सकती है, या तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। सो वी हैव टू प्रिसाइजली चूज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। इस चैप्टर में मोस्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मोस्टली हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन और वो कैसे फॉर्म होता है। अलोंग विद दैट हम क्या पढ़ेंगे बेटा? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज मैम? तो जैसे वेपर प्रेशर पढ़ेंगे हम, और हम पढ़ेंगे उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है बेटा कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बने हुए होते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो सॉल्यूशन है दो टाइप के हो सकते हैं। ये हो सकता है होमोजीनियस, और ये क्या हो सकता है बेटा? ये हो सकता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो भी दो पार्ट से बना हुआ है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो मोस्ट ऑफ सॉल्यूशन है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो अब इसके कितने कंपोनेंट हो गए बेटा? तो ये सॉल्यूशन के हो गए हमारे टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? तो ऐसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बने हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मतलब टू। तो ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बना हुआ है वी कॉल देम बाइनरी सॉल्यूशन। बेटा सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया हुआ है। बेटा ये जो टेबल है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से भी और नीट जेडबलई के हिसाब से भी। तो बेटा अब जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है ना वो डिपेंड करता है किस पे बेटा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है। सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन का वो पार्ट जो अपन लार्ज क्वांटिटी में लेंगे। तो अगर आपने लार्ज क्वांटिटी में लिया हुआ है गैस तो वो हो जाएगा आपका गैसियस सॉल्यूशन। अगर आपने लार्ज क्वांटिटी में लिया है लिक्विड तो वो हो जाएगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आपने लार्ज क्वांटिटी में लिया है सॉलिड तो वो हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। तो अब हमें पता है कि स्टेट ऑफ मैटर तीन होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। तो अपन तीन स्टेट में सॉल्वेंट को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया फर्स्ट गैस एज ए सॉल्वेंट। तो अब उस सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट गैसियस फॉर्म में भी ले सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इनके एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल्स देके क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि ये जो दिया हुआ एग्जाम्पल है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है। या तो ये पूछ सकता है कि इसका जो सॉल्यूट है उसका क्या स्टेट है या सॉल्वेंट का क्या स्टेट है। तो आपको एग्जाम्पल देख के ये पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है और इसमें सॉल्यूट क्या होगा और इसमें सॉल्वेंट क्या होगा। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए बात कि यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट गैस है, मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन का नेचर है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉल्वेंट पर। अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं गैस का, गैस में। ठीक है। तो अब हमें पता है कि एयर में क्या है बेटा? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो मिक्सचर ऑफ जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपको पता है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। अब गैस है जो सॉल्वेंट में हम अगर लिक्विड सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका एग्जांपल क्या है बेटा? तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म सुना है कहीं? आपने कोई मूवी वगैरह में देखा होगा बेटा, है ना? अगर किसी को किडनैप वगैरह किया जाता है ना, तो उसके लिए ऐसे क्लोरोफॉर्म वो कॉटन में रखते हैं और जैसे ही उसको ऐसे स्मेल करवाते हैं वो बंदा या बंदी बेहोश हो जाता है। तो वही क्लोरोफॉर्म है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सॉलिड हमारा सॉल्यूट है इन गैस सॉल्वेंट, तो क्या एग्जांपल हो जाएगा? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो बेटा आपको जो भी एग्जांपल्स नए हैं आपको याद रखना है।
मेन जो आपके लिए न्यू है, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ये तो आप सबको पता है। नेक्स्ट हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। अब हम लिक्विड में सबसे पहले गैस को डिसॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं। मतलब ऑक्सीजन क्या है, गैस है, किस में डिसॉल्व है, वाटर में। तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें गैस सॉल्यूट है। लिक्विड का लिक्विड में बेटा, ये तो एग्जाम्पल पता ही है सबको, ठीक है। क्या किया जाता है, इथेनॉल, जो भी लोग इथेनॉल मतलब अल्कोहल वगैरह यूज करते हैं, वो अल्कोहल में क्या मिलाते हैं बेटा, पानी। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैम अल्कोहल में तो पानी कम डालते हैं, अल्कोहल ज्यादा होता है। नहीं बेटा, यहाँ पे जो हमारा इथेनॉल मतलब जो अल्कोहल होता है वो कम अमाउंट में लिया जाता है, और जो वाटर है उसमें ज्यादा अमाउंट में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड में बनने डिसॉल्व किया। इसके हजारों एग्जाम्पल आप हर दिन करते हैं, है ना। आप अगर ग्लूकोज वाटर बना रहे हैं, मम्मा आपको अगर दे रही है तो वाटर में ग्लूकोज मिलाते हैं, ग्लूकोज हमारा सॉलिड है। नेक्स्ट सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल हम देख लेते हैं बेटा। अब ये बेटा सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल्स आपके लिए सारे ही नए हैं, ये आपको याद करना होगा। यहाँ पे जो हमारा सॉलिड है वो जो सॉल्वेंट है, सॉलिड में जब हम गैस को ऐड करेंगे तो इसका एग्जांपल क्या ले लेंगे बेटा, हाइड्रोजन एक गैस है जिसको हम पैलेडियम में डिसॉल्व करेंगे। लिक्विड का सॉलिड में एग्जांपल क्या है, सो बेस्ट एग्जांपल है अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम। सॉलिड का सॉलिड में तो हमें पता है कि जो गोल्ड की ज्वेलरीज बनाई जाती है बेटा, उसमें दूसरे मेटल्स की क्या होती है, मिलावट होती है। तो ये हो जाएगा एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। बेटा ये सारे एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं, याद करने हैं बेटा, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि जो सॉल्यूशन है उसमें अपन क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। अब सॉल्यूट अपन कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कम ज्यादा को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे बेटा, हम करेंगे एक्सप्रेस इसको कंसंट्रेशन से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बना रही हूँ शुगर का सॉल्यूशन। मैंने लिया 2 ग्लास में पानी, ठीक है। मैंने मान लीजिए इसमें ऐड कर दिया है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और जो नेक्स्ट है इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। बेटा अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किसका कंसंट्रेशन कम होगा और किसका ज्यादा, तो कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये बात आई समझ में बेटा। अब ये जो डेफिनेशन है वो सिर्फ आपको समझने के लिए है, ठीक है बेटा। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो मैं आपको यहाँ से अंडरलाइन करवाती हूँ। ये देखिए एनसीईआरटी लिखती है कि जो सॉल्यूशन का कंपोजिशन है, ठीक है, वो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके कंसंट्रेशन से, ठीक है बेटा। या तो हम इसको क्वालिटेटिवली बता सकते हैं या तो क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिवली हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन एक डाइल्यूट है, मतलब कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो कैसा है, बहुत कम है। और अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, मतलब जो सॉल्यूट का अमाउंट है रिलेटिवली ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। अब अगर रियल लाइफ में हम ऐसे एग्जांपल्स यूज करें तो बहुत सारा हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई अगर कंसंट्रेटेड है तो कितना कंसंट्रेटेड है और डाइल्यूट है तो कितना डाइल्यूट है। इसलिए आपकी केमिस्ट्री में देयर आर सेवरल वेज जिनके थ्रू हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली क्या कर सकते हैं बेटा, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4-5 तरीके हैं बेटा जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास तक आपको क्या करना है बेटा, इन सारी चीजों को रिवाइज करना है।